हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो आज हमारा जो है नया चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 11, जिसको ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। ये सीबीएसई में चैप्टर नंबर 11 है और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 3 to 4 मार्क्स है। और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप सभी लोग देखिए और इसमें आपको कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो इस चैप्टर को सभी लोग देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए और 360 पिक्सल पे देखिए तो आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है हमें थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होते क्या है, कैसे जो है किसी मैटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इस चैप्टर में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है जहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। एंड देन जो है उसको आइंस्टाइन इक्वेशन से जो है खत्म करेंगे और डिफरेंट टाइप के ग्राफ इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स तो करेंगे। और एट द सेम टाइम आगे फिर जो है आपका जो है डी ब्रॉगली मैटर वेव को इसमें करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका जो है हम इसमें देख रहे हैं कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल होता है। तो उस चीज को हम देखते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास का जो मैटर बना हुआ है वो पूरा का पूरा एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो वो एटम भी जो है कुछ बेसिक पार्टिकल से बने हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कैसे हम जो है उस मैटर से बाहर निकालें, इसी की प्रोसेस को आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी 4 प्रोसेसेस हैं। तो पहली प्रोसेस जो है थर्मियोनिक इमिशन है, दूसरी फील्ड है, तीसरी जो है आपकी सेकेंडरी इमिशन है और चौथी जो है आपकी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसके बारे में तो हमें पढ़ना ही है। तो सबसे पहले हम जो है आपका थर्मियोनिक इमिशन को पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज थर्मियोनिक इमिशन, तो हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन में थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं। थर्म मीन्स हीट, यानी कि जो है किसी भी मेटल प्लेट से जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन बाय द एक्शन ऑफ अगर हीट हो तो उसी को हम थर्मियोनिक इमिशन के नाम से जानते हैं और यही हमने भी लिखा हुआ है। बाय द एक्शन ऑफ हीट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, मेटल के सरफेस से निकलते हैं तो उसी को हम थर्मियोनिक इमिशन के नाम से जानते हैं। इसको सबसे पहले जो है एडिशन ने जो है डिस्कवर किया था 1883 में और इसीलिए इसको हम एडिशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं किसी किसी बुक में। ठीक है, जिसको बाद में जो है एक्सप्लेन किया है 1899 में जे थॉमसन ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है 1897 में हुई थी। तो जाहिर सी बात है एडिशन के इसको प्रॉपर नहीं समझा पाए होंगे। तो 1883 में इसको, लेकिन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, आपका एडिशन ने, इसलिए इसको एडिशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हीट के एक्शन से निकले। तो कैसे निकलेंगे देखते हैं, जरा समझते हैं। जैसे हम जानते हैं हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है। जैसे हम यहाँ से किसी मेटल को जो है हीट देंगे, मेटल की सरफेस है, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा, यानी जाहिर सी बात है वो हीट लेता रहेगा तो एक्साइट हो जाएगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इमिट कर देगा। और इसी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम थर्मियोनिक इमिशन के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन को भी समझते हैं। तो फील्ड इमिशन क्या है, ध्यान से देखते हैं। माना कि आपके पास एक जो है बहुत हैवी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे लगा रखा है किसी मेटल प्लेट पे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो है चार्ज पार्टिकल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय Q into E। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो ये फील्ड लगा हुआ है इसमें। तो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है E into कैपिटल E, दैट इज इन प्लेस ऑफ Q यू हैव टू पुट E, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये फील्ड जो है बहुत इनफ स्ट्रांग है, यानी कि 10⁸ वोल्ट पर मीटर का है, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा और निकल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फील्ड इमिशन के नाम से जानते हैं। तो बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग क्यों कहा हमने यहाँ पे बहुत, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10⁸ वोल्ट अप्रोक्सीमेटली इतनी होनी चाहिए। टू the metal surface, the electrons get pulled out of the metal surface and this phenomena is called field emission, that is इसको field emission के नाम से जाना जाता है। इसको जो है लेट 1920 में जो है एक्सप्लेन किया है क्वांटम टनलिंग के थ्रू, एक प्रोसेस है और जो कि राल्फ एच और लोथर ने जो है इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप इसको 1920 में ये एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, क्वांटम टनलिंग के थ्रू। तो आपको फिलहाल फील्ड इमिशन पढ़ना समझना था, वो फील्ड इमिशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अगर आप वो एक्स्ट्रा जानकारी आप रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सेकेंडरी इमिशन किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा इमिशन है और इसको जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो सेकेंडरी इमिशन होता क्या है,
देखिए जब हम क्या करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को, बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को किसी हैवी मेटल पे जो है बम्बार्ड करते हैं। हैवी मेटल कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वैसे मेटल मटेरियल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन निकल ना जाए सीधे सीधे। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एक यहाँ पे एक कैथोड लगा दिया, यहाँ पे एक एनोड लगा दिया, ये कैथोड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक हैवी वोल्टेज डेवलप कर दिया, तो इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एक जो वर्क होगा, वर्क डन ऑन ए चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस V is given by Q into V, and the work done on this electron by this potential difference is given by E into V, and this work done is in the form of kinetic energy of the electron, and तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा, तो ये अचानक से इसमें बम्बार्ड होगा, जब बम्बार्ड होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो है ही और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल देगा। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने बम्बार्ड किए तो आपको यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, तो 2 कहां से प्राप्त हुए? वो इसकी बम्बार्डमेंट की वजह से निकले थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फील्ड इमिशन के नाम से, सॉरी सेकेंडरी इमिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस इमिशन को जो है हम को यूज करते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में। एक्सरे में हम इसको यूज किया करते हैं। तो बाय बम्बार्डिंग, ये बम्बार्डिंग करते हैं किसकी? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन द सरफेस ऑफ हैवी मेटल प्लेट्स। मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट एंड दिस इमिशन इज कॉल्ड क्या? सेकेंडरी इमिशन। इसको जो सबसे पहले जो देखा था 1992 में, 1902 में जो है आपका, इसको सबसे पहले जो देखा था ऑस्टिन और स्टार्क ने देखा था। तो इस इमिशन को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इसी से पॉसिबल होता है। अगर आपको एक्सरे की प्रोडक्शन के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें। ठीक है, अब लास्ट वन इमिशन जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। उस पर तो पूरा चैप्टर ही है, इस पर तो हमें बात करनी पड़ेगी। यानी कि फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, यानी कि जो है चार्ज, यानी कि फोटो की यानी कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना। तो अब ये कैसे पॉसिबल होता है इस चीज को अब हम समझते हैं। ठीक है, जब एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, अब सुइटेबल वर्ड यहाँ पे लगाया कि इससे कम की नहीं होनी चाहिए बेटा। अभी हम उसको वर्ड को भी समझेंगे कि वो कम वाला वर्ड क्या है। तो एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी जो है, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब जो है किसी मेटल प्लेट पे गिरता है तो यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के नाम से जानते हैं। तो व्हेन ए सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फोटोन इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट emission of electron take place from its surface and this phenomena is called photoelectric emission, जिसको सबसे पहले जो है हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर किया था। हालांकि इस वक्त ये समझा नहीं पाए थे कि ये इन्होंने सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहा था उस वक्त, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है 1897 में डिस्कवर हुआ था, इसके 10 साल बाद। ठीक है, इसके 10 साल बाद। ठीक है, तो लेकिन हमें तो इस इमिशन को समझना है, यानी कि बाय द एक्शन ऑफ लाइट द इमिशन ऑफ emission of electron take place from the metal surface is called photoelectric emission। इसको हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद का टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो पहले आप इसको देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक जो है अभी ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन स्टार्ट हो रहा है। दूसरा टॉपिक क्या है इस चीज के बारे में अब हम देख रहे हैं। देखिए आप लोगों ने कुछ घटनाएं पढ़ी थी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो इससे प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ी हुई हैं, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी घटनाएं आपने जो है पीछे पढ़ी हुई हैं। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लाइट कुछ बिहेव कर रही है और उनको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ नेचर ऑफ लाइट को जो है यूज किया है, जैसे वेव नेचर ऑफ लाइट को वहाँ पे यूज किया हुआ है। तो आपने देखा होगा जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इन घटनाओं में आपने देखा होगा कि लाइट वेव क्या हो रही है, अपने ही वेव से जो है इंटरेक्ट करके जो है कुछ घटना को शो कर रही है, जैसे इंटरफेरेंस शो कर रही है, डिफ्रैक्शन शो कर रही है। तो एक ये बिहेवियर हमने देखा, और दूसरा बिहेवियर हमने देखा जैसे जो है आपका क्या है कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, ये कुछ इफेक्ट्स हैं और जिनको समझाने के लिए लाइट की जो है वेव नेचर को हमें छूना पड़ रहा है और हमें पार्टिकल नेचर की ओर जा रहा है, क्वांटम नेचर की ओर जाना पड़ रहा है, यानी कि पार्टिकल नेचर की ओर जाना पड़ रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो लाइट जो है एक ही समय में 2 टाइप की जो है बिहेवियर को शो कर रही है। तो इसलिए ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उसको समझेंगे इसी के बाद लगातार। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपने जैसे देखा एक घटना देखी होगी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन एक्सेट्रा एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर
इन विच इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस विथ रेडिएशन इटसेल्फ। देखा होगा आपने, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिया होगा तो यहां से वेव निकलती है, तो ये वेव जब जो है अपनी वेव से मिलती है तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम मिनिमम पैटर्न देखे होंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, तो 2 स्लिट्स थी आपकी, जैसे ये 2 स्लिट्स हैं तो यहां से रेडिएशन गई और यहां से रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन से मिलकर कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा का पैटर्न शो कर रही थी। तो यानी कि रेडिएशन से मिल रही है, और इसको समझाने के लिए हमने जिस नेचर ऑफ लाइट को लिया था उसको हमने वेव नेचर कहा था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर कहा था, और यहाँ पे वेव फ्रंट का हमने सहारा लिया था हाइगेंस की वेव थ्योरी का। ठीक है, और इसके बाद हम जो हमारा चैप्टर जो चलेगा वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चलेगा, जो कि क्वांटम नेचर ऑफ लाइट यानी कि जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, इन विच जिसमें क्या करता है, रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर से, रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट कर रही है। देखा होगा आपने, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा था, तो जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है मेटल सरफेस पे गिर रहा है, तो वो मेटल सरफेस पे गिर रहा है, तो मेटल के ये जो यहाँ पे जो मैटर है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैटर है उससे इंटरेक्ट कर रहा है, और बाय दिस इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक्सप्लेन किया, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया, इसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाए हम, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लिया हुआ है। और अगर हम तीसरी घटना को देखें, जरा तीसरी चीजों को देखें लाइट की, जैसे जो है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन एक्सेट्रा एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आइदर ऑफ द टू नेचर ऑफ द रेडिएशन, यानी कि या तो हम उसको क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं या हम उसको वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, हम दोनों ही वक्त सेटिस्फाई हो जाएंगे इन दोनों चीजों को समझाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा वेव थ्योरी से आपने रिफ्लेक्शन को प्रूव किया होगा, रिफ्रैक्शन को प्रूव किया होगा। ठीक है, आप इसको जो है न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी से भी प्रूव कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ, वो पार्टिकल नेचर को शो करती है, यानी कि एक ही फिनोमिना को आप दोनों ही नेचरों से प्रूव कर सकते हैं, दैट इज वेव नेचर से भी प्रूव कर सकते हैं और क्वांटम नेचर से भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर से भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें लाइट रेडिएशन इंटरेक्ट नहीं करती मैटर के साथ या खुद अपने साथ। ठीक है, यानी कि देखो वेव नेचर में लाइट जो है अपने, यानी कि वेव जो है वेव से ही इंटरेक्ट कर रही है, जबकि जो है दूसरे वाले में क्या है, पार्टिकल जो है मैटर से, यानी कि लाइट जो है मैटर से इंटरेक्ट कर रही है। और तीसरे वाले में क्या है, इन विच इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस नाइदर विथ द इटसेल्फ, यानी कि ना तो अपने साथ ही इंटरेक्शन हो रहा है और ना ही विथ मैटर हो रहा है, जबकि पहले वाले में रेडिएशन का रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन है, और दूसरे वाले में कॉम्पटन इफेक्ट में रेडिएशन का जो है किसके साथ इंटरेक्शन है, आपका किसके साथ इंटरेक्शन है, मैटर के साथ। और इसमें जो है तीसरे वाले जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर, सॉरी इंटरफेरेंस नहीं होगा, उनमें जो है ना तो लाइट जो है आपका जो है क्या कर रही है, मैटर से इंटरेक्ट कर रही है, ना अपने साथ ही इंटरेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजों में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हमारे पास कैसे आ गया, तो थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैंने जो है इस चीज को यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, तो देन हमें बहुत अच्छे ढंग से ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत बेटर ढंग से जो है क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग सभी लोग इसका जो है आपका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित, जो डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता चला, उसको अब हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार फिर जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फोटो मीन्स लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो होता क्या है कि जब एक एप्रोप्रिएट या जो है आपका जो है सुइटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट जो है किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब पड़ती है, जैसे ये मेटल सरफेस के ऊपर पड़ी, देखो ये एक लाइट इंसिडेंट हो रही है ये मेटल सरफेस, तो यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस पूरी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फोटोन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ है मेटल की सरफेस से, इसलिए इस घटना को हमने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगाना है अभी के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट हमें करना बाकी है। तो एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी या सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का जब फोटोन जो है किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस से बाहर निकलता है, और इस घटना को हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला हुआ है, क्योंकि ये फोटोन के कारण निकला है, लाइट के कारण निकला है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम भी जो है
फोटो इलेक्ट्रॉन ही कहलाएगा। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है क्योंकि दौड़ रहा है, वो चल रहा है, तो चार्ज पार्टिकल रन करने की वजह से एक करंट का निर्माण होगा, एक करंट का फॉर्मेशन होगा। इस करंट को हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाएंगे या फोटो करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये घटना जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो है, जो फिर हम देखना चाह रहे हैं, उसमें उसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो ये हम सभी लोग जानते हैं। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस व्हेन इल्यूमिनेटेड, जब उस पर ऊपर लाइट को इल्यूमिनेट किया जाता है, इल्यूमिनेटेड लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। देखो एप्रोप्रिएट एक वर्ड मैंने यहाँ पे लगा रखा है, एप्रोप्रिएट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस में निकले हुए इलेक्ट्रॉनों को हम जो है फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसी को हम फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। एंड द करंट फॉर्म्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट है, जो उसकी घटना, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना है, इसको घटना को कैसे कैसे साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया या इसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, अब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारे सामने जो मौजूद है वो है आपका हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, और दूसरा जो है हेलवॉक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैंने थोड़ा सा समय बच जाएगा करके जो है इनके डायग्राम पहले ही यहाँ पे आपके सामने बना दिए हैं, तो अब मैं इनको समझा रहा हूँ, जरा समझने का कोशिश कीजिए। तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट जो है 1887 में हुआ था, हालांकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है 1897 में हुई थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। तो हर्ट्ज ने क्या किया कि जो है इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया उन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को नहीं किया, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाया। तो इस सेटअप में जो है एक इंडक्शन कॉइल है, 2 प्लेट्स हैं, और यहाँ पे जो है 2 शार्प मेटेलिक जो है आपके स्पेयर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक डिटेक्टर को रखा। ये प्लेट जो है कैपेसिटर का काम कर रहे हैं, और ये इंडक्शन कॉइल जो है एक हैवी जो है वोल्टेज को डेवलप करने के लिए लगाई गई है। ठीक है, तो यहाँ से सोर्स लगा हुआ है, ये S4 सोर्स है, यहाँ पे आपका ये सोर्स लगा हुआ है। सोर्स से यहाँ पे एक हैवी वोल्टेज का निर्माण होता है, और इस वोल्टेज के निर्माण की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे जो है बहुत शार्प एड्स बन जाएगा, किसी शार्प एड्स पे चार्ज जो है बहुत ज्यादा होता है, और चार्ज ज्यादा होने की वजह से वहां पे एक बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 बॉल्स। ये बहुत शार्प जो बॉल्स हैं यहाँ पे बनी हुई हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 बॉल अपॉन लेंथ ऑफ, यानी कि सेपरेशन बिटवीन दीज 2 बॉल। क्योंकि सेपरेशन बहुत कम होने के कारण यहाँ पे एक बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, 2 तारों को आप बहुत नजदीक में लाते हैं, इसमें इन दोनों तारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे इन तारों को आप बहुत नजदीक लाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, इस एल को कम कर रहे होते हैं, वोल्टेज तो वही रहता है, एल कम कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाता है। तो आपने देखा होगा 2 तारों के बीच में स्पार्किंग होने लगती है। ठीक है ना, सेम सेटअप जो है यहाँ पे भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बहुत हैवी रखा हुआ है ताकि स्पार्किंग हमें बड़ी मिले। तो अब ये स्पार्किंग होती कैसे है कि इन दोनों के बीच में जो है क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं एयर के। ठीक है, तो एयर एटम और मॉलिक्यूल मौजूद होने के कारण होता क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है इन एयर के मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स लगता है, जो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगता है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को E इंटू स्मॉल ई, दैट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि F इज इक्वल टू Q इंटू E का फोर्स लगने लगता है, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जो आपकी फील्ड इमिशन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं किसी एटम से, तो वहां आयन भी मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, एंड दीज 2 चार्जेस आर प्रेजेंट बिटवीन ए इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ही आयंस और चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मौजूद हो, तो वो एक्सेलरेट करने लगेंगे या ऑसिलेट करने लगेंगे, और इनके कारण जो है एक वेव का निर्माण होता है, और जिस वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसको आपने पहले चैप्टरों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पार्किंग के रूप में निकलने लगती है, बाहर निकलती है, जिसको डिटेक्टर जो है अपने सेंसर में रख लेता है। ठीक है, ये तो हर्ट्ज का सेटअप था।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डेवलप करने के लिए। लेकिन हर्ट्ज ने एक इसमें एक्स्ट्रा काम और कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो नेगेटिव प्लेट है, इसकी जो कैथोड प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, उसमें क्या कर दिया, यूवी रेडिएशन को इंसिडेंट करा दिया। जो नीली रंग पेन से दिख रहा होगा आपको, ये इंसिडेंट कराया। तो उन्होंने सरप्राइजिंगली देखा कि यहाँ पे जो है आपका स्पार्किंग बढ़ गई और ये डिटेक्टर जो है ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करने लगा। तो ऐसा क्या हुआ? तो इसके लिए जो है हर्ट्ज ने वहां पे ये कहा कि ऐसा मे भी हो सकता है कि इस अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन जो है आपकी जब कैथोड प्लेट पे पड़ी है, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो कैथोड प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो वहां से नेगेटिव चार्ज निकला होगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज निकले होंगे और चार्ज इनहेंस होने की वजह से वहां पे एसिलरेशन ऑफ चार्ज ज्यादा हुआ होगा, या ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स में बढ़ गया होगा, और जिसकी वजह से स्पार्किंग बढ़ी होगी, और स्पार्किंग के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बढ़ी होगी। तो यहां से एक आइडिया मिला कि यानी कि जो है रेडिएशन की पड़ने की वजह से चार्ज कुछ बाहर निकलता है, ऐसा हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया। और हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट, हर्ट्ज यहां पे मैंने लिखा हुआ देखो, हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वर इनहेंस, यानी कि इनके बीच में जो है हाई वोल्टेज स्पार्क बढ़ जाता है। व्हेन इमीटर, यानी कि जो इमीटर प्लेट है दैट इज द नेगेटिव प्लेट, was illuminated by UV लाइट, जब इसको जो है UV लाइट से जो है इसको इल्यूमिनेट करते हो, यानी कि उसमें इंसिडेंट करते हो। तो ये हर्ट्ज का सेटअप था, यानी कि यहां से हमें पता चला कि कुछ चार्ज निकलता है यदि जो है आप नेगेटिव प्लेट में या इमीटर प्लेट पे जो है यूवी रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हर्ट्ज का सेटअप। इसमें मैंने दोनों ही बातें बता दी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओवर सेकेंड, इसमें प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय फोटोन। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों चीजों का जानकारी मिल गई। अब एक हेलवॉच नाम के जो है साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने जो है 1887 में इस एक्सपेरिमेंट को किया। 1888 में इन्होंने किया, 1887 में जो है हर्ट्ज ने किया। 1888 में जो है हेलवॉच नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को किया। इसमें क्या किया कि उन्होंने एक जिंक प्लेट ली और एक इलेक्ट्रोस्कोप को लिया। अब इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो चार्ज को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो गोल्ड की प्लेटें होती हैं और वो कनेक्टेड रहती हैं। जैसे हम किसी चार्ज के ऊपर उसको लगाते हैं तो ये गोल्ड की प्लेटें जो है क्या होती हैं, क्योंकि देखो ऐसे करके ये गोल्ड की प्लेटें होती है, ये वैक्यूम है पूरा इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे ही मैं इसको जो है मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज से जो है ये पॉजिटिव चार्ज से टच करूंगा, तो यहाँ से पूरा पॉजिटिव चार्ज इसमें फैल जाएगा, यहाँ ही फैल जाएगा ऐसे करके। तो इन दोनों प्लेटों की, यानी कि इन दोनों को के बीच की दूरी को बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये दोनों के दोनों जो है बहुत नजदीक में होंगे, ऐसे करके होंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसको टच करूंगा, ठीक है, ये मैंने जो है मान लीजिए चार्ज से इसको टच किया ऐसे करके, तो यहाँ पे भी चार्ज आ जाएगा, क्योंकि चार्ज सरफेस पे फैलता है। तो ये जो है दूर हो जाएगा, यानी कि प्लेट के जो दोनों गोल्ड की फॉइल्स हैं ये दूर हो जाएंगी, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है जितनी दूरी पे होंगी, तो उसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करके इसके चार्ज का पता कर लेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच कैन मेजर चार्ज ऑन ए सब्सटेंस, यानी कि चार्ज को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है, जैसे स्केल होता है, जैसे थर्मोमीटर होता है, वैसे जो है इलेक्ट्रोस्कोप भी एक डिवाइस है जो चार्ज को मेजर करता है। तो ये तीन मैंने इलेक्ट्रोस्कोप आपके हमने बना रखे हैं। तो हेलवॉच ने क्या किया कि एक जिंक की प्लेट ली और उसको इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। तो शुरू में जो है क्या किया कि उस प्लेट को जो है कोई चार्ज नहीं दिया, यानी कि कोई चार्ज नहीं था उसमें, और उसमें यूवी रेडिएशन की बम्बार्डमेंट कर दी। तो जैसे ही उन्होंने इसमें यूवी रेडिएशन की बम्बार्डमेंट की, तो उन्होंने ऐसा देखा कि न्यूट्रल जिंक प्लेट गेट पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि जो है न्यूट्रल की, जो हमने तो यहाँ पे न्यूट्रल लिया था, जिंक प्लेट कैसे ली थी, इस पहले वाले डायग्राम में जो रेड वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे अभी इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें यूवी रेडिएशन इसमें इंसिडेंट, यूवीआर का मतलब यूवी रेडिएशन जब इसमें पड़ी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसमें पड़ी, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्लेट है वो पूरी की पूरी प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, उन्होंने सोचा होगा जरूर उस वक्त ऐसे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यहां से कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज बाहर निकला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पे जो है डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है वहीं पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट ए पॉजिटिव चार्ज। हालांकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकला है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है पॉजिटिविटी आई है। तो
तो न्यूट्रल जिंक प्लेट गेट पॉजिटिवली चार्ज इन दिस केस, फर्स्ट केस में ऐसा देखा उन्होंने, और इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गया, इसलिए एरो ऐसे ऐसे लगा रखे हैं, तो रिपल्शन बढ़ गया, क्योंकि जैसे जैसे इसमें रेडिएशन बढ़ती गई तो रिपल्शन बढ़ता चला गया। अब उन्होंने दूसरे प्लेट में देखा, तो उन्होंने क्या किया कि जिंक की प्लेट को पहले से पॉजिटिव रख लिया, ये पॉजिटिव रखी हुई थी, और उसमें फिर यूवी रेडिएशन गिरा दी। तो उन्होंने देखा कि इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है बढ़ गई। पहले प्लेट यहाँ पे थी, मान लिया जाए इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें रेडिएशन गिरते गई तो इन प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती गई, दैट इज गेट मोर रिपल्ड, इन दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसमें से जो है नेगेटिव चार्ज बाहर निकला होगा, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं आज, ठीक है, वो बाहर निकला होगा। इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ होगा, जिसकी वजह से ज्यादा पॉजिटिव हुई होगी, इसलिए वजह से प्लेट के बीच में दूरी बढ़ गई होगी, यानी कि और ज्यादा पॉजिटिव हो गया होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे दो दो एरो से दिखा रखा है, यानी कि ज्यादा रिपेल्ड कर रहे हैं दोनों, गेट मोर रिपेल्ड, यानी कि और ज्यादा पॉजिटिव हो गए। तो हम यहाँ पे यही मैंने लिखा हुआ, पॉजिटिवली जिंक प्लेट गेट मोर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव जिंक प्लेट है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेती है जब उसमें यूवी रेडिएशन की क्या होती है, इंसिडेंस होता है, इंसिडेंट होता है। ठीक है, तीसरी वाले में उन्होंने क्या किया, पहले न्यूट्रल फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर उन्होंने क्या किया कि जिंक की प्लेट को नेगेटिव ले लिया। तो उन्होंने देखा कि जब जो है जिंक की प्लेट को उन्होंने नेगेटिव लिया और यूवी रेडिएशन को जो है उसमें रख दिया, यूवी मतलब इंसिडेंट करा दिया, तो जैसे ही इंसिडेंट कराया तो उन्होंने देखा कि ये जो गोल्ड की फॉइलें थी यहाँ पे, उनके बीच की जो है दूरी कम कम होने लगी। तो ऐसा कब हुआ होगा, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, तो इसमें जो है नेगेटिव चार्ज की जो है डेफिशिएंसी क्रिएट हुई होगी, और ये प्लेटें जो पहले से इतनी दूरी पे थी वो नजदीक आई होंगी। तो इसलिए देखो, ये देखो एरो ऐसे दिखा रखे हैं ताकि वो जो है नजदीक आए, तो धीरे धीरे ये जो है नेगेटिव चार्ज को अपने खोने लगा। इसका मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा इसमें से, और जिसके कारण जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई होगी। तो यही मैंने लिखा है, गेट लेस रिपल्ड, यानी कि इनके बीच में कम रिपल्शन हुआ। और अगर हम इसको बहुत लंबे समय तक ऐसे करते रहें तो ये न्यूट्रल भी हो जाएगा, देन फिर ये पॉजिटिव चार्ज को अचीव कर लेगा, ऐसा भी होगा इसके साथ। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे है, देखिए, नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट लॉसेस इट्स नेगेटिविटी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, यानी कि छोड़ रहा है। यानी क्यों छोड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस UV radiation. When this UV radiation is incident on this negative zinc plate, the electron get emitted from this plate, and because of this it loses its negative charge from its foils. ठीक है ना, and because of this the repulsion between these two get small हो जा रहा है, क्या कहते हैं, the repulsion between them become reduced हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। this is because of the incidence because of this the illumination of UV radiation on this zinc plate। ठीक है, तो हेलवाच ने यहां से जो है क्या कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब जो है न्यूट्रल प्लेट पे गिरी तो न्यूट्रल प्लेट पॉजिटिव हो गई, ठीक है, और जब जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज पे गिरी तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इनहेंस हो गया उसके अंदर, ठीक है, और जब नेगेटिव चार्ज में जो है गिरी, नेगेटिव जिंक प्लेट पे गिरी तो यूवी रेडिएशन, तो वो जो है अपनी नेगेटिविटी को खोने लगा, यानी कि उसमें नेगेटिविटी कम होने लगी। ठीक है, तो ऐसा हेलवाच ने जो है 1888 में जो है आपका देखा। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि यानी कि जो है जब भी कभी फोटोन जो है आपका किसी मेटल प्लेट पे गिरता है तो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, कोई भी नहीं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जब गिरता है तो उसकी वजह से जो है कुछ ना कुछ इजेक्शन ऑफ चार्ज होता है, दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। लेटर दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897 में इसको फिर इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, तो ये हमारे बारे में जो है हेलवाच के एक्सपेरिमेंट और जो है हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने था। अब हम जो है इसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है इसका करते हैं और जिसमें एक एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको जल्दी से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप तो बच्चों, अब हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंटली कैसे जो है उसके लॉज को डेवलप किया गया, किन किन बातों पर वो निर्भर करता है या डिपेंड करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस चीज को जो लिए जो है लेनार्ड और मिल्कल ने जो है 1900 में जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, और जिसकी मदद से जो है उन्होंने लॉज डिजाइन किए। और उन लॉज को जानने के लिए हमें जो है इस एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रखा है कुछ, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है।
ये एक जो है ट्यूब है, इसमें एक एनोड प्लेट है और एक कैथोड प्लेट है। कैथोड यानी कि नेगेटिव प्लेट है, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा गया है और ये पूरी वैक्यूम है, ताकि या इसमें प्रेशर बहुत ही कम है। ठीक है, ये क्वार्ट्ज ग्लास है, यहाँ से इसमें यूवी रेडिएशन या सिंपली रेडिएशन से पड़ रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट बन रही है उसको इस माइक्रो एमीटर से मेजर किया जाएगा, और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज लगी गई है वो ये है आपका। हम इनके वोल्टेज को जो है चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट बनाना पड़ा, जिसको वोल्टेज डिवाइडर के नाम से जाना गया। यानी कि ये वोल्टेज डिवाइडर है जो कि वोल्टेज को इन प्लेटों के अक्रॉस में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इसी का एक छोटा वर्जन जो है मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि मेन डायग्राम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप आप समझ गए होंगे। जब मैं इनको इधर उधर करूंगा तो वोल्टेज में कुछ जो है आपका परिवर्तन आएगा इनकी प्लेटों के बीच में, और इसकी मदद से जो है मैं इस एक्सपेरिमेंट को बड़ी आसानी से कर सकूंगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है जैसे बुक्स में आप पढ़ेंगे तो इंटेंसिटी के प्रभाव पहले दिखाते हैं, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, देन अंदर ऐसी चीजों को आपको दिखाया जाता है। फ्रीक्वेंसी को भी जो है पोटेंशियल के इफेक्ट से जो है दिखाया जाता है। तो मैं आपको जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करता हूँ एंड देन आपको एक एक चीजें बताते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब ये कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है अभी मैंने इसके बीच में एक गैप छोड़ रखा है, अभी मैं लिखूंगा उस चीज को और मैं बात करता हूं। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का एक छोटा सा सेटअप मैंने यहाँ पे बना रखा है, और ये एक कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है, और यहाँ से यूवी रेडिएशन जो है ये रेड उसे दिखा रहा हूँ और इसमें गिर रही है। ये यूवी रेडिएशन जो है इसमें से गिर रही है, यानी कि ये रेडिएशन जब इसमें गिरती है तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं और वो इधर जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है इसमें करंट बनती है और जो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को देखो। ऐसे एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जो है जो लेनार्ड और मेनिकल हैं उन्होंने एक प्लेट को लिया और इस प्लेट के ऊपर जो है बहुत सारे जो है रेडिएशंस को फेंका अलग अलग इंटेंसिटीज की। यानी कि पहले बहुत सारी, यानी कि एक इंटेंसिटी की फेंकी तो नहीं निकला, फिर उसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा बनाया बढ़ाया, जैसे पहले 100 वॉट का बल्ब लिया। देखो इंटेंसिटी क्या होती है पहले समझिए। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, दैट इज द पावर पर यूनिट एरिया विल गिव द सेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन दिस मेटल प्लेट। जैसे 100 वॉट का है, मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि 100 वॉट में 100 फोटोन गिर रहे हैं इसमें। तो हमने देखा कि हमने जब इसको 200 फोटोन पर 100 वॉट में नहीं निकले इलेक्ट्रॉन इसमें से तो हमने 200 फोटोन जो है वॉट कर दिया तो फिर भी नहीं निकले। तो हमने फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाया, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को नहीं इंक्रीज किया, लेकिन इंटेंसिटी को हम बढ़ाते गए तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे एक नॉब लगा दी मैंने, मान लिया जाए यहाँ पे एक सोर्स है, ये सोर्स है और यहाँ पे इस सोर्स से ये लाइट निकल रही है, इस सोर्स से लाइट निकल रही है और यहाँ पे एक नोब बना हुआ है इस सोर्स के, ये एक नोब बना हुआ है, इस नोब को मैं घुमा रहा हूं। मैंने इंटेंसिटी को पहले बढ़ा के दिया 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट की इंटेंसिटी को किया, तो यहां से मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। लेकिन बड़े गजब की बात है कि जब मैंने जो है इंटेंसिटी को कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ाया तो मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते एक फ्रीक्वेंसी आई जहां पे से जो है इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन के निकलते ही यहां पे जो है जो आपका एमीटर है वो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने लग गया। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और उससे ज्यादा मैं फ्रीक्वेंसी कर रहा हूं तब तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का जो है निकलना जारी है। यानी कहने का मतलब वो छोटी सी फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इलेक्ट्रॉन यहां मेटल प्लेट से बाहर निकल रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी बड़े मायने की बात है, क्योंकि इंटेंसिटी को बढ़ा के कोई फायदा नहीं हो रहा था। इससे पहले जब मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा था 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट, 500 वॉट किया मैंने और फ्रीक्वेंसी को कोई चेंज नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकला था, क्योंकि इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। जबकि जबकि यानी कि नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग दिस प्लेट ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग दिस प्लेट इंक्रीजेस, when we increase the ejection of electron is not possible on the plate, but on increasing the frequency of this frequency of this source, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं तो यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसका मतलब जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इसमें आई जहां पे जो है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पॉसिबल हुआ, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस छोटी सी फ्रीक्वेंसी का नाम जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से इसको जाना गया। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब आपको जो है याद रखनी होगी कि क्या होती है। दैट इज एवरी मेटल हैज सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद उन्होंने मेटल को चेंज किया, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ा उनको, क्योंकि उस पर जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जो है इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। अब मैंने मेटल चेंज कर दिया, तो मैंने 10 हर्ट्ज को ही फेंका तो फिर नहीं निकला, फिर मेरे को जो है मान लीजिए 12 हर्ट्ज करना पड़ा और फिर निकलने लगा। यानी कि हर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में तो निकलेगा, लेकिन उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसके लिए रखनी पड़ेगी। यानी कि कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे। दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of photon to eject electron from a given metal surface। अब given वर्ड क्यों लगाया मैंने, मेटल सरफेस यानी कि दिए गए मेटल सरफेस के लिए, क्योंकि ये हर किसी के लिए अलग अलग होती है। यानी कि पहले वाले चीज से हमें पता चला कि ये वो जो हम डेफिनेशन पे लिखते थे कि एक एप्रोप्रिएट और सुइटेबल फ्रीक्वेंसी हम जो बात करते थे वो इसीलिए करते थे क्योंकि जो है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद आप किसी भी इंटेंसिटी की फेंकिए, इस फ्रीक्वेंसी के बाद जो है किसी भी इंटेंसिटी की रेडिएशन को उसको फेंके तो वो फोटोन निकलेंगे ही निकलेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे जनरेट हुआ। और इसको अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, इसमें एक ग्राफ बनता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V नॉट और जो है फ्रीक्वेंसी के बीच में जब हमने ग्राफ को बनाया तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। इस ग्राफ को जो है आगे हम जो है डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ जो है इस प्रकार से यहाँ पे आया और डिफरेंट मेटल के लिए देखा तो ये जो है डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट जो है आपकी ये जो है न्यू नॉट से दिखाई जाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से दिखाया जाता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जो है न्यू नॉट से जो है आप डिनोट करते हैं न्यू नॉट। तो इस मेटल के लिए अलग है, तो इस मेटल के लिए जो है देखो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये न्यू नॉट 3, थर्ड मेटल के लिए अलग हो गया। पहला मेटल, दूसरा मेटल और तीसरा मेटल, हर मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर चीज से जो है मिल्कन और जो है लेनार्ड ने ये पता किया कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इंटेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इंटेंसिटी कितनी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप सोर्स की ना रखें। पहला ये हमने जो है चीज यहां पे पढ़ा कि कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां पे मौजूद है। दूसरी बात जो है यहीं पे एक और बात पता चली कि जैसे ही जो है आपका जो है फोटोन यहां पे गिर रहा है वैसे ही जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दैट इज इट इज नॉट ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। जैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे जो है आपका एमिटर जो है डिफ्लेक्शन दे रहा है। दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दैट इज ए सेकेंड थिंग यहाँ पे आपका पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और फोटोन जो गिर रहा है उन दोनों के बीच में जो है समय का जो गैप है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि नहीं के बराबर है, यानी कि इंस्टेंटेनियस है। और वो समय का अगर गैप है भी तो वो 10⁻⁹ सेकेंड का है, जो कि काउंटेबल नहीं है, लगभग इग्नोरेबल है, ठीक है। तो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये भी हमें पता चला। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज योर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, प्रोसेस। ये हमें एक बात यहां से पता चली। अब दूसरा प्रभाव देख रहे हैं हम इसमें इंटेंसिटी का। तो अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देख रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में जो है देखिए हम एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का जब फोटोन इस पे गिराते हैं तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है, लेकिन अब इसको समझते हैं कि ये क्या कर रहा है। देखिए होता क्या है कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लिया जाए 100 वॉट का बल्ब था
तो कमरे में कुछ रोशनी हुई, फिर हमने 200 वॉट के किया तो रोशनी ज्यादा हो जाती है, 300 वॉट का करोगे तो रोशनी ज्यादा होगी, यानी कि इंटेंसिटी लाइट की जो है कमरे के अंदर बढ़ रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी समझिए कि यदि मैं 100 वॉट का बल्ब यूज कर रहा हूं तो लेट एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि 100 वॉट का बल्ब 100 फोटोन को दे रहा है, हालांकि कुछ और नंबर ऑफ फोटोन देगा, वो तो अलग ढंग से अभी कैलकुलेट होता है, उसको भी हम आगे बात करेंगे। मान लिया जाए कि 100 वॉट का जो बल्ब है वो एक मतलब जो है एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का है और वो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो वो 100 फोटोन दे रहा है, तो यहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 100 होंगे। ठीक है, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, तो वो 100 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे करंट बनेगी और आपको इस एमीटर में दिखाई देगी। फिर आपने 200 वॉट का बल्ब लिया तो 200 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकले और यहाँ पे 200 इलेक्ट्रॉन की करंट आपको दिखाई दी माइक्रो एमीटर में। ठीक है, इसी ढंग से 300 वॉट लिया तो 300 वॉट की जो है आपको करंट यहाँ पे दिखाई दी। इट मींस इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, वॉट बता रहे हो क्योंकि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया होता है, दैट इज इंक्रीजिंग द पावर, दैट इज इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, पावर इंक्रीज करो तो इंटेंसिटी इंक्रीज करो, इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to intensity of incident photon की कितनी इंटेंसिटी है, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग दिस प्लेस, क्योंकि हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो जैसे यहाँ पे फोटोन गिरा तो वो फोटोन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिया 10 फोटोन गिरे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, what is intensity? It is the number of a photon hitting that particular area perpendicularly, that is it is the number of photon hitting that particular area perpendicularly। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग दिस कैथोड प्लेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इट मींस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीजेस। सो वी कैन say that the photoelectric current is directly proportional to इंटेंसिटी। यदि हम इन दोनों के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करें, ठीक है, ग्राफ को, ये जो है आपका इंटेंसिटी है एक्स एक्सिस और ये करंट है फोटो करंट, आई को शो कर रहा है, तो ये ग्राफ क्या होगा, सीधा सीधा ग्राफ आएगा। तो दिख रहा होगा डायरेक्टली जैसे y इज इक्वल टू mx, जब ग्राफ करते हो तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो वही तो है, देखो y एक्सिस x एक्सिस, तो ऐसा ग्राफ बनता है, इस वाले का ऐसा ग्राफ बनता है, तो ये भी ऐसा ही बनेगा। तो ये हमें यहाँ पे से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है। एक बात मैं आपको बोलता हूं कि जितने भी ये एक्सपेरिमेंट के जो है मैं यहाँ पे लॉजिकली आपके सामने बना रहा हूं, यही जो है बाद में क्या बन जाएंगे, लॉ बन जाएंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट के, इमिशन के लॉ बन जाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम जो है तीसरी चीज पढ़ते हैं, और तीसरी चीज में बड़ा कंफ्यूजन है बच्चे को, तो उस चीज को कैसे हम जो है यहाँ पे सीखेंगे, इस चीज को जरा देखने का प्रयास करें। ठीक है, अभी मैं पहले वाले का जो ग्राफ था उसको मैं बाद में फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी तो सबसे पहले देखते हैं, अब तीसरा टॉपिक हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में जो है हम दो चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पढ़ेंगे इसमें, जो जब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देंगे एंड इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। सिटी क्या लेंगे आपकी, मान लीजिए I1, I2 एंड I3 इंटेंसिटी ले ली, अलग अलग इंटेंसिटी ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया, कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी लेट इट बी न्यू नॉट, वो हमने फ्रीक्वेंसी ले ली, और ये क्या है आपकी, कांस्टेंट है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में हम दो चीजें देखते हैं, दूसरा ये चौथा है आपका, ठीक है, ये तीसरा है फ्रीक्वेंसी। जब जो है हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर रहे हैं, इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, और जब हम जो है इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे
कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट मैंने रखा, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी जो है आपकी न्यू1, न्यू2 एंड न्यू3, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी को यहां पे रखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, देखिए जरा क्या होता है। इंटेंसिटी को हम देखते हैं और इनके बीच में ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी, अलग अलग इंटेंसिटी पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और वो एप्रिशिएबल मतलब जो है एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये आपका वोल्टेज है जो आप लगा रहे हैं, ये प्लेटों के बीच में जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो वोल्टेज है। तो अब हम इसको देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपकी करंट को शो कर रही है, करंट ऊपर वाला एक्सिस, ठीक है। देखिए जरा, जैसे ही मैं यहां से जो है, अभी मान लिया जाए इसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं लगा हुआ, यानी कि इसको ऐसे एडजस्ट किया कि इनके बीच में जो है जीरो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, यानी कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में नहीं है, यानी कि दीज टू प्लेट हैव टू नो चार्ज, ऐसा हमने कुछ कर दिया है अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि मैंने अभी इसी का दूसरा वर्जन ये है, सिंपल डायग्राम में आपको समझा रहा हूं। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि अलग अलग इंटेंसिटी ले रहा हूं। मान लीजिए I1 इंटेंसिटी मैंने ली, ठीक है। I1 इंटेंसिटी में मैं जो बल्ब को यूज कर रहा हूं, जो सोर्स को यूज कर रहा हूं, मान लीजिए 100 वॉट के बल्ब को यूज कर रहा हूं। तो 100 वॉट के बल्ब से जब रोशनी इसमें गई, यानी कि 100 फोटोन इससे टकराए, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, देखिए जरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये जो आउटर सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, यहां से इंसिडेंट फोटोन गिर रहा है, तो इसको निकालना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दिस। निकलेगा ये भी बाहर, निकलेगा ये भी बाहर, बट इसकी जो होल एनर्जी है उसकी पूरी की पूरी इसको काइनेटिक एनर्जी यानी कि के में चले जाएगी, और ये वाली जो है इसकी भी के में जाएगी, लेकिन ये के कुछ कम होगा, ठीक है। इसके यानी कि ये मैक्स के होगा ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, और नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन के उसकी कुछ एनर्जी जो है इसको ऊपर लाने में, और देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। यहां से जो एनर्जी इसको मिल रही होगी एच न्यू के फॉर्म में, ईच फोटोन हैज एनर्जी ऑफ एच न्यू, ठीक है। तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन में कम एनर्जी है और इस इलेक्ट्रॉन में कम ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हमने देखा। तो ऐसा ही यहां से भी हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे होंगे इस मेटल प्लेट से बाहर, तो इनमें से कुछ तो बहुत फास्ट होंगे, वो एकदम से यहां से जंप करके यहां मेटल प्लेट में पहुंच जा होंगे, जिससे सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा और इसमें करंट रन कर रही होगी। माना कि वो 50 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और उस 50 इलेक्ट्रॉन की कुछ तो जो है आपकी करंट बनेगी। तो ये करंट का एक्सिस है और ये जो है वोल्टेज का एक्सिस है। तो यहां पे क्या कर देते हैं, ये जीरो वोल्टेज है, देखो जीरो, अभी कोई पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है, तो उस वक्त तो कुछ तो करंट है, तो लेट द करंट बी दिस, इतनी करंट है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहां पे हम बैटरी को लगा दे रहे हैं। ये मैंने बैटरी लगा दी, यानी कि इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव, और ये वेरिएबल बैटरी है, ठीक है, ये वेरिएबल बैटरी है। तो मैं इसकी पोटेंशियल को जो है अब जो है बढ़ा रहा हूं, यानी कि इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, यानी कि यहां की साइड बढ़ रहा हूं। तो ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस, इसका पोटेंशियल को, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो नहीं पहुंच पा रहे थे, जंप इतना एनर्जी नहीं थी जिनके पास, जो नीचे से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, वो मैक्स इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी वाला तो पहुंच जा रहा था, जो कम एनर्जी वाला था वो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो जो 50 इलेक्ट्रॉन तो पहुंच रहे थे, उससे तो इतनी करंट बन गई थी। अब जो बाकी के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन उनको भी खींचना चालू कर देगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, E इंटू कैपिटल E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में डेवलप होगा। वो इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यानी कि 60 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 60 इलेक्ट्रॉनों की करंट जाएगी, तो वो करंट ज्यादा होगी, यानी कि ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर 70 और ज्यादा बढ़ा दिया, तो 70, 80, 90, 100, यानी कि 100 के बाद भी अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो अब करंट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपने सारे इलेक्ट्रॉन यहां खींच दिए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सीधे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके एक मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये ग्राफ बनेगा, यहां पे ये है और ये ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया। ये किस में देखा था, I1 इंटेंसिटी पे हम देख रहे थे। अब क्या करते हैं कि इसकी पोटेंशियल को जो है रिवर्स करते हैं, यानी कि जो है अब पोटेंशियल को कम करके भी देखते हैं, यानी कि बैक साइड में आके देखते हैं ऐसे करके, यानी कि जीरो से अब नीचे की ओर आते हैं। तो देखते हैं कि यानी कि इसके एनोड के जो पॉजिटिविटी है उसको नेगेटिविटी की ओर बदलते हैं, यानी कि धीरे धीरे इसके पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहे हैं, जो यहां पहुंच रहे हैं, वो कम पहुंचने लगेंगे, क्योंकि अब उनको रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस दिशा में फोर्स लगेगा, तो उनको यहां पहुंचने में परेशानी होगी। तो उनको पहुंचने के लिए, क्योंकि अब ये पोटेंशियल जो है नेगेटिव वर्क करने लग जाएगा। नेगेटिव वर्क क्या है, W इज इक्वल टू Q इंटू E, दैट इज वी नो द वर्क डन ऑन ए इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल बाय पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो ये जो बैटरी है
अब इस पे वर्क करेगी इस इलेक्ट्रॉन पे, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन करेगी वो वर्क, और ये वर्क उसको जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होगा। ये हम सभी लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को जो है पीछे की साइड धकेलने लगेगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स जो है कम जो है इसमें गिरने लगेंगे, और जिसकी वजह से जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जो है डिक्रीज करने लगेगी, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसे नीचे की साइड आने लगेगा, ऐसे करके नीचे की ओर आने लगेगा इस ढंग से। तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जो इसमें सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है उसको भी रोक देगा वो, और वो पर्टिकुलर पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। दैट इज, इस पोटेंशियल को हम V नॉट से दिखाते हैं, दैट इज ए पोटेंशियल विच स्टॉप्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, V नॉट होती है, V नॉट से जो है दिखाई जाती है। एंड वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन बाय W इज इक्वल टू E, दैट इज इलेक्ट्रॉन को ही तो रोकना था, वो किसके रूप में, कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक देगा, तो कम एनर्जी वाले तो वैसे ही रुक जाएंगे इस पोटेंशियल से। तो ये हमें यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी इंटेंसिटी पे काम कर रहे हैं। मान लिया जाए अब 100 की जगह हमने 200 वॉट का बल्ब ले लिया, यानी कि 200 फोटोन गिरे। अब इनिशियली जो है 50 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ हिट कर रहे होंगे, जब कोई बैटरी नहीं लगी होगी, जब बैटरी कुछ नहीं लगी होगी तो उस वक्त ज्यादा इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे होंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे होंगे तो बैटरी के नहीं लगने पे, यानी कि 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है आसानी से पहुंच जा रहे हैं विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, ठीक है। तो थोड़ी सी करंट ज्यादा होगी, क्योंकि पहले वाले 50 ही हिट कर पा रहे थे, अब 100 हिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा करंट होगी, ठीक है, शुरू में जीरो पोटेंशियल पे। लेकिन जैसे जैसे इसके पोटेंशियल को पॉजिटिव करेंगे, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे, तो ये करंट बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा करंट बनेगी, इसकी सैचुरेशन करंट ज्यादा होगी, तो ये आ गया, ठीक है। फिर इसी ढंग से इसके पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे, तो फिर हम वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटोन को रोके, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, तो सेम वही वोल्टेज यानी कि वही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ये चीज मिलेगी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज नहीं किया इस सोर्स के। क्यों, सोर्स की सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर तीसरे वाले को लोगे तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जाहिर सी बात है उसका जो है इंटेंसिटी ग्राफ कुछ और आएगा, तो I3 हो गया, और लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, सबका सेम आएगा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो इंक्रीजिंग पोटेंशियल difference between these two plates increases the photoelectric current first, but after a certain potential its value will remain constant, that is the photoelectric current will remain constant, ऐसा हो जाएगा। but for a given frequency the stopping potential for all intensities will be same, सारी इंटेंसिटीज के लिए जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। बिकॉज यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पता चली कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर निर्भर कर रहा है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर निर्भर कर रहा है। ये बात हमें यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से पता चली, ठीक है। तो यहां पे इस चीज का हमने बड़े आसानी से ग्राफ बना लिया। अब दूसरा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप समझ गए, तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, विच स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल विच स्टॉप्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, इसी को हम कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल क्यों कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज सर्किट को पूरा ही इसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो इससे दैट्स वाई कट ऑफ पोटेंशियल के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि सर्किट में कोई भी करंट रन नहीं करती है। अब हम दूसरी चीज देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए अब आप, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वही इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देख रहे हैं, जब जो है इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, आप फ्रीक्वेंसी को बड़ा बड़ा के देखेंगे, तो फिर वही ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जरा देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ और फ्रीक्वेंसी, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, सॉरी, वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में ये ग्राफ है आपका, तो अब देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए,
अब मैं क्या कर रहा हूं, एक डेफिनेट इंटेंसिटी ले रहा हूं, लेट इट बी आई। वो कितनी है आपकी आई इंटेंसिटी का मैंने फोटोन मैं ले लिया यहां पे से, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक नॉब बना रखी है, ठीक है। अब मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे देख रहा हूं, न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे देख रहा हूं, और जबकि जो है आपकी आई वन इंटेंसिटी है, ठीक है। आई इंटेंसिटी है, आई एक इंटेंसिटी सबके लिए सेम है, फ्रीक्वेंसी सबके लिए अलग अलग है। तो मैंने देखा, देखो अभी मैं इसको हटा देता हूं, ये हटाया तो जाहिर सी बात है, एक जब पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है तो यहां से मान लीजिए इस वक्त ये 100 वॉट का बल्ब मैंने लगाया, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी न्यू वन, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है आई। वॉटेज उतना ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी न्यू वन है, इंटेंसिटी ये है, ठीक है। तो गिरा तो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 100 इलेक्ट्रॉन में से सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंच पाते, मैंने पहले आपसे बोला। तो जो पहुंच गए 50 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, मान लिया 60 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो उन्हीं की करंट यहां पे आपको दिखाई देगी, यानी कि जो है जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ करंट आपको नजर आएगी, वो ये है मान लिया जाए, ठीक है। वो करंट ये है जीरो पोटेंशियल, और ये करंट आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये करंट को दिखा रहा है वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, इसमें पोटेंशियल को अप्लाई कर रहा हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसके पोटेंशियल नोब को घुमा रहा हूं और इसको पॉजिटिव करते जा रहा हूं। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको सबको खींचने लग जाएगा, सबको इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, तो कैसा नजर आएगा, देखो ये ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है बड़ा अच्छा ग्राफ बन रहा है, देखो जरा ये ग्राफ बना आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये ग्राफ पहली इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, पहली फ्रीक्वेंसी के लिए आधा ग्राफ बन गया। लेकिन अब इसके पोटेंशियल को नेगेटिव करते हैं, तो नेगेटिव करेंगे तो ये पोटेंशियल अगर नेगेटिव होगा तो यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को इसमें पहुंचने में परेशानी होगी, जिसकी वजह से करंट क्या होने लगी, कम होने लगेगी। अब मैं नेगेटिव पोटेंशियल कर रहा हूं तो करंट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये पहले वाली फ्रीक्वेंसी के लिए क्या था, तो मैंने ऐसा कर दिया। और ये जो ग्राफ था, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, ये न्यू वन फ्रीक्वेंसी के लिए बना हुआ है, तो पहली फ्रीक्वेंसी के लिए बना है, तो मैंने इसको बना दिया न्यू वन, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले। अब मैं इंटेंसिटी उतनी रखना है, यानी कि पावर उतनी रखी रहती, क्योंकि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। एरिया वही है, पावर वही है, यानी कि इंटेंसिटी वही रखी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है मैंने न्यू टू ले ली, यानी कि जो है दूसरी लाइट ले ली कोई, ठीक है। लेकिन वोल्टेज उतना ही रखा, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग दिस प्लेट विल रिमेन सेम, यानी कि 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे थे इजेक्ट, वो अभी भी निकल रहे हैं। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो हमने क्या देखा कि यहां पे नंबर ऑफ फोटोन जो है ज्यादा पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहली इंटेंसिटी की एनर्जी कम थी, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल तो रहे थे 100 के 100, वो 50 ही पहुंच पा रहे थे। अब मान लीजिए 60 पहुंच रहे हैं या 70 पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जीरो पोटेंशियल पे जब कोई पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है उस वक्त थोड़ी करंट आपको जो है क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ये ज्यादा करंट मिलेगी। देखो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा करंट आपको प्राप्त होगी, तो यहां पे वो करंट मिल गई मान लिया जाए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप, बैटरी लगा रहे हैं, ये बैटरी लगाई और इसके पोटेंशियल को क्या क्या चेंज किया, यानी कि इसको पॉजिटिव बनाते चले गए। तो जैसे जैसे इसको पॉजिटिव बनाते चले जाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आपके क्या होंगे, आने लग जाएंगे, और जिसकी वजह से करंट बढ़ने लगेगी। तो करंट यहाँ पे माइक्रो एमीटर जो है आपको ज्यादा करंट दिखाने लगेगा। लेकिन जब वो सबके सब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंटेंसिटी तो सेम है, सबके सब जो है इसमें खींच लेगा, तो करंट क्या हो जाएगी, वही जो पुरानी इंटेंसिटी, यानी कि जो इंटेंसिटी तो बराबर है, यानी कि उतनी ही करंट के बराबर हो जाएगी। लेकिन ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, देखो एक जैसा हो जाएगा ऊपर से, यानी कि सैचुरेशन वैल्यू जो है दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए भी उतनी ही नजर आएगी, ठीक है। लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और से होगा, देखो स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर से, यहां से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से दूसरी चीज, अब इसका पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे तो फिर उसको रोकेगा, वो रोकेगा तो रोकता चले जाएगा। देखो ये रोक रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम वाले इलेक्ट्रॉन जो इनकी काइनेटिक एनर्जी उनको रोकता जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसका जाहिर सी बात है इसको स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए स्लाइटली जो है इसका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ज्यादा आएगा, देखो नेगेटिविटी उसकी ज्यादा है साइड की ओर, तो कितना हो जाएगा V02। और एक ग्राफ किसके लिए था, न्यू2 के लिए था, न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए था, ठीक है। अब तीसरी ले लेते हैं, अब न्यू3 ले लिया, इंटेंसिटी वही 100 वॉट का बल्ब है, लेकिन अब बल्ब जो है किसी और कलर का ले लिया, लेकिन विजिबल स्पेक्ट्रम का ले लिया, पहले ब्लू का लिया था, उसके पहले रेड का लिया था, अभी आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहे हैं, पहले जो है 60 कर रहे थे, इससे पहले वाले 50 कर रहे थे, अब 60 कर रहे हैं,
अब 70 पहुंचेंगे क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे क्योंकि ज्यादा एनर्जी का यहाँ पे फेंक रहा हूँ, तो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल रहे होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है विदाउट पोटेंशियल यहाँ पे पहुंच रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है ग्राफ जो है इससे थोड़ा सा और ऊपर से क्या होगा, स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि जीरो पोटेंशियल पे थोड़ा और ऊपर से स्टार्ट होगा। फिर मैं इसको जो है जैसे ही पोटेंशियल यहाँ पे ऐसे करके बढ़ा दूंगा, तो अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब क्या करेगा कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहे होंगे वो जो नहीं पहुंच पा रहे होंगे उनको भी ये खींचने लग जाएगा, तो करंट बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो बढ़ते चली जाएगी। लेकिन कितनी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन तो इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, उतने ही है, 100 ही है, 100 के 100 आएंगे, तो वही सैचुरेशन वैल्यू आपको करंट की देगा जो पुरानी थी, यानी कि इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे और ज्यादा उसको हमने क्या कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। अब हम इसके पोटेंशियल को यदि नेगेटिव करें तो आप उन इलेक्ट्रॉनों को रोक रहे हैं जो इधर आ रहे थे, उनको या नेगेटिव करेंगे इसके प्लेट को, तो इस इलेक्ट्रॉन को आने के, तो उसके लिए इतना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन क्यों बढ़ गई, क्योंकि इंसिडेंट फोटोन की हमने जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी। तो जाहिर सी बात है ये वर्क भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये ग्राफ जो है ऐसे ही नीचे की साइड आएगा, लेकिन इसका जो है पोटेंशियल जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ ज्यादा होगा, यानी कि कट ऑफ पोटेंशियल कुछ ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से जो है इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से यहां पे बन जाएगा। अब इसमें एक और ग्राफ मैं अभी आपसे कह रहा था कि मैं समझाऊंगा आपको, तो अब ये एक और ग्राफ इसमें ड्रॉ करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये है मेटल्स के लिए, एक मेटल के लिए जो ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ पोटेंशियल यानी कि V नॉट को यह ग्राफ को शो कर रहा है। जब जो है न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी को पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी कितनी थी, न्यू नॉट थी। क्यों थी न्यू नॉट, देखो न्यू नॉट के वक्त जो है पोटेंशियल कितना था, V नॉट था, ये पोटेंशियल है, ठीक है। न्यू नॉट के समय जो है पोटेंशियल जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को दिखा रहा है, ये अलग ग्राफ, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल, लेकिन जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो यहां से पता चल रहा है, देखो जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, न्यू 1 यहाँ पे क्या है, न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, तो न्यू 3 ये जो वाला ग्राफ है, इट हैज मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल एज कंपेयर टू न्यू 1, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे मैं जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, यहाँ की साइड देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चले जा रहा है। तो ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की ये फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वैसे वैसे जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। देखो ये इंसिडेंट फोटोन की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसी ग्राफ को हमने जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ में जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो आइंस्टाइन की इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो इस ग्राफ का यदि हम स्लोप निकालते हैं, ध्यान रहे इस ग्राफ का यदि मैं गलती से जो है स्लोप अगर मैं निकाल लेता हूं, तो वो स्लोप जो है हमारा h/e के बराबर होता है बेटा, h/e के बराबर, और इसकी मदद से हम प्लैंक कांस्टेंट बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। और इसी की मदद से जो है आपका जो है हम यहां पे एक नई चीज हमारे पास आ जाएगी, अब आपका जो कि वर्क फंक्शन के नाम से जानी जाती है अपॉन h। ये वर्क फंक्शन यानी ये इंटरसेप्ट अगर मैं निकाल देता हूं तो ये वर्क, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे का टॉपिक नहीं है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक नई चीज आई वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रॉन को जो है इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस, तो उसको तो हम क्या कहते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी ढंग से थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from a metal surface. That is, it is the minimum energy photon required to eject an electron from a metal surface. इसको वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, सो फाइन आउट से बताया जाता है। तो अभी आपको जो है देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है 2-3 ग्राफ जो है समझने में जो है हेल्प मिली होगी। अब हम जो है
लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहां पे लिखते हैं फटाफट, ठीक है। और वो लॉ अब आपको बड़ी आसानी से याद है। अब कैसे कैसे याद है जरा देखते हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है उसको हम देखते हैं। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं और वो आप बेहतर जानते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं। यहां से उन्होंने लॉ निकाल बना दिए। अब क्या क्या लॉ बनाए वो हम देखते हैं, ठीक है। पहला लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इमिशन, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक पहला लॉ क्या है, देखो हमने पहला वाला जो पढ़ा था, अगर मेरे लेक्चर को जस्ट पीछे जाके देखो तो हमने पहला क्या पढ़ा था कि देयर इज एन कंसेप्ट ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहला लॉ क्या है, कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कंसेप्ट कौन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको आप जो है ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन मेटल सरफेस। पहला नियम ये हो गया, मैं जिसको शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। दूसरा, इसी में हमने पढ़ा था, इसी में मैंने पढ़ाया था, आपको देखा होगा, आपने याद होगा आपको, इसी में मैंने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज it is a instantaneous process, it is a instant process, that is there is no time lag between incident photon and ejected इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है, और वो टाइम लैग है भी तो 10⁻⁹ सेकंड का है, जो कि बहुत ही छोटा है, ठीक है, जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते अपनी आंखों से, ठीक है। तीसरा लॉ हमने देखा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा टॉपिक पढ़ा था, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट निर्भर करती है इंटेंसिटी ऑफ फोटोन के ऊपर। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to intensity of photon and independent of फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करते हैं, फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ जो है काइनेटिक एनर्जी को इनहेंस कर रही है, अभी हम लिखेंगे यहां पे। चौथा लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें पता चला, जो निकलने वाले फोटोन की जो एनर्जी थी, जो बाहर निकल रहा था, हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, देखा होगा, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू के ई मैक्स। तो के ई मैक्स जो है ये वी नॉट किसके ऊपर निर्भर करता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन के ऊपर निर्भर कर रहा था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है के ई मैक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, न्यू नॉट के ऊपर, यानी कि जो है फ्रीक्वेंसी न्यू के ऊपर, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन की इंसिडेंट and independent of intensity and
देखा होगा आपने, ग्राफ देखा होगा वहां पे। तो दुनिया भर के ग्राफ बने थे, ऐसे करके बनाया था आपने, फिर ऐसे करके बनाया था, फिर ऐसे करके बना था ना, अलग अलग बना था। तो सबके लिए ग्राफ कैसा आया था? अलग अलग आया था, ऐसे करके आया था। तो सबकी इंटेंसिटी क्या थी? I1, जैसे I1 I2 हमने किया था। देखिए जरा यहाँ पे मैं बना देता हूं, ऐसे करके आया था। देखो ये I1 इंटेंसिटी, ये I2 इंटेंसिटी और ये I3 इंटेंसिटी। तो सबके लिए जो है देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सबके लिए सेम था। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, क्योंकि वी नॉट नहीं बढ़ रहा है। वी नॉट नहीं बढ़ा तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रही है। ठीक है, तो आज हमने जो है फोटो इलेक्ट्रिक की जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी थी, और इसके बारे में बहुत कुछ चीज हमने पढ़ा। पीछे हमने इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, एंड देन उसके बाद जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इसके रिलेटेड पढ़े हमने, और मेन एक्सपेरिमेंट जो है लेनार्ड और मिलिकन का पढ़ा, और जिसकी मदद से हमने फोटो इलेक्ट्रिक के लॉज जो है बनाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका 101% जो है बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज इन ग्राफों को पढ़िए। अगर इनको समझने में दिक्कत होती है देन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके बाय, टेक केयर।